अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेजेस के टॉपिक क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? स्टीवन अर्न्स $40,000 इन अ ईयर। स्टीवन ने कितना अर्न किया है? $40,000 पूरे ईयर के अंदर उसने अर्न किए। एंड ही इज पेड एन इक्वल अमाउंट ईच मंथ। सही है। और वो क्या कर रहा है, मतलब उसको कैसे पैसे, सैलरी किस किस तरह मिल रही है? हर महीने इक्वल अमाउंट मिलेगी। सही है ना, एक साथ $40,000 ईयर के एंड में नहीं मिलेंगे। हर मंथ के एंड में उसको एक इक्वल अमाउंट मिलती जाएगी। $40,000 पूरे उसके साल की, ईयर की, पूरे कंप्लीट ईयर की, 1 ईयर की सैलरी है। अगर आप इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मंथ के अंदर इसको कितने पे किए जा रहे हैं, 1 मंथ की इसकी कितनी अर्निंग है। ही इज अलाउड टू कीप $2200 पर मंथ फ्रॉम हिज अर्निंग बिफोर पेइंग इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ 16% ऑन द रिमाइंडर। अच्छा, वो क्या कर रहा है? जितनी भी उसको हर मंथ के अंदर अमाउंट मिल रही है, उसकी अर्निंग हो रही है, उसमें से $2200, सही है, $2200 हर महीने वो अपनी अर्निंग में से क्या है, उस पे टैक्स पे नहीं कर रहा। सही है। और फिर जो बाकी जो अमाउंट बचती है, उस पे वो कितना परसेंट टैक्स पे कर रहा है? 16%। सही है ना। उसके, हाँ, हर मंथ के अंदर कितनी अमाउंट मिल रही है वो अभी हमें नहीं पता, हम निकाल सकते हैं। लेकिन जो टैक्स पे करना है हर मंथ की जो अमाउंट है, उसमें से $2200 पे टैक्स नहीं है। $2200 निकाल दो, और फिर उसमें से जो अमाउंट बचती है उस पे वो टैक्स पे कर रहा है। और किस रेट से पे कर रहा है? 1600। पार्ट ए। पार्ट ए में बोल रहे हैं कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट ही मस्ट पे इन अ ईयर। आपने टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स बतानी है, टोटल अमाउंट बतानी है इनकम टैक्स की, कि वो पूरे ईयर के अंदर कितना पे कर रहा है। सही। अच्छा बेटा, $2200 वाली जो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिसको जो हर महीने मिल भी रही है, और उस पर टैक्स भी पे नहीं करना है इसको। सही है ना। इसको अलाउ किया गया है कि इस इतनी अमाउंट के ऊपर उसका कोई भी टैक्स नहीं है। सही है। इसके बाद जो जितनी भी अमाउंट एक्स्ट्रा वो ज्यादा कमा रहा है, $2200 से ज्यादा अर्न कर रहा है, तो फिर वो हर मंथ उस पर टैक्स पे करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उसकी जो टैक्स एग्जेम्पशन वाली अमाउंट है वो कितनी है। एक महीने में कितनी अमाउंट जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन वाली है? $2200। ये 1 मंथ की है। सही है, $2200 1 मंथ की है। तो इसी तरह हर महीने में वो $2200 जो है उस पे टैक्स पे नहीं करेगा। उस पे टैक्स की जो है वो उसको क्या कहते हैं, छूट है, उस पे वो टैक्स नहीं पे करेगा। वो बिफोर टैक्स वाली अमाउंट है। सही है, उससे ज्यादा अमाउंट पे टैक्स पे किया जाएगा। तो पूरे ईयर के अंदर कितनी ऐसी अमाउंट है, कितने ऐसे डॉलर्स है जिसपे वो टैक्स पे नहीं करेगा? 1 मंथ का है $2200, तो पूरे ईयर का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। 2200 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो बेटा आपके पास आंसर आ गया कितना? $26,400। सही है। तो पूरे ईयर के अंदर उसने $40,000 कमाए, अर्न किए। उसमें से $26,400 के ऊपर उसने $1 का भी, $1 का भी टैक्स नहीं देना। सही है। टैक्स वो कितनी अमाउंट पे, कौन सी अमाउंट पे देगा? 26,400 के बाद वाली जितनी भी अमाउंट उसने कमाई है, अर्न की है, उस पे वो टैक्स पे करेगा। अब हम ये पता करेंगे कि 26,400 जो एग्जाम्पशन है, जिस पे टैक्स नहीं देना, उसके बाद कितनी अमाउंट बच गई जिस पे वो टैक्स पे कर रहा है। टोटल उसने अर्न किए थे 40,000। सही है। उसमें से हम क्या करेंगे, जिस पे वो टैक्स पे नहीं करेगा, जिस अमाउंट पे जितने डॉलर्स पे, वो माइनस कर देंगे। तो 26,400। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13,600। 40,000 माइनस 26,400 करोगे तो $13,600। इतनी अमाउंट पे, इतने डॉलर्स पे वो टैक्स पे करेगा। सही है ना। पूरे साल में 13,600 डॉलर्स, ये जो इसने एक्स्ट्रा अमाउंट कमाई है, तो इस पे उसने टैक्स पे करना है। क्योंकि टैक्स के ना डिफरेंट स्लेब्स होते हैं। सही है ना। डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि आपके पास अगर आपकी इतनी इनकम है इस वैल्यू से, इतनी इतनी इनकम है इस वैल्यू तक, इतने डॉलर्स तक या इतने रुपीस तक, किसी भी करेंसी में, तो आपको टैक्स नहीं पे करना। इससे ज्यादा आप अगर अर्न कर रहे हो तो फिर इतना परसेंट टैक्स पे करना होता है, और उससे ज्यादा अर्न कर रहे हो तो फिर इतना परसेंट टैक्स पे करना होता है। सही है। सबसे पहले हमें क्या पता चल गया यहाँ पे? हमें क्या गिवन दिया हुआ था कि स्टीवन जो है वो पूरे ईयर के अंदर $40,000 अर्न कर रहा है। सही है। हर मंथ जो है वो $2200 के ऊपर वो कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा। उसके बाद जितनी अमाउंट वो अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स पे करेगा।
तो हमने क्या किया, ये पता किया कि पूरे साल के कितने डॉलर्स बन रहे हैं। तो 2200 बस एक मंथ, 1 मंथ के थे, एक महीने के थे, तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया, आंसर आ गया 26,400। तो मतलब पूरे साल में 26,400 जो अमाउंट वो अर्न कर रहा है, इतने डॉलर्स अर्न कर रहा है, इसके ऊपर ये एक डॉलर का भी टैक्स नहीं देगा। सही है, इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन है। तो फिर बाकी जो अमाउंट बचती है 40,000 में से 26,000, अगर 26,400 को मैं माइनस कर दूं 40,000 से, तो कितने डॉलर्स बच गए? 13,600 डॉलर्स। तो ये जो $13,600 बचे हैं, इस पे अब जो है वो स्टीवन ने इनकम टैक्स पे करना है, और बता दिया है कि कितना इनकम टैक्स पे होगा, 16%। कितना होगा? 16%। तो अब 13,600 का मैं क्या निकालूंगा? 16%। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय कर दिया इसको 16%। सही है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये पूरे साल के अंदर कितने डॉलर्स टैक्स पे कर रहा है। तो $13,600 पे टैक्स पे होगा, और कितना परसेंट होगा? 6%। तो 13,600 मल्टीप्लाई बाय 16%, परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए। तो सिंपल 136 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 16 से। और नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। तो बेटा अमाउंट आ गई डॉलर्स 2176। तो कितने डॉलर जो है वो टैक्स के तौर पे पूरे साल के अंदर पे कर रहा है? टोटल इनकम टैक्स कितना पे कर रहा है स्टीवन पूरे ईयर के अंदर? 2176 डॉलर। सही है ना? 40,000 अर्न किए, उसमें से $2176 उसने टैक्स के, इनकम टैक्स के तौर पे किया है। ये पार्ट ए का आंसर हो गया। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? पार्ट बी, फाइंड हाउ मच मनी स्टीवन कीप्स फॉर हिमसेल्फ फॉर ईच मंथ। अच्छा, तो आपको ये बताना है फाइंड हाउ मच मनी, कितनी मनी जो है वो स्टीवन की बच रही है, कितनी मनी रह जाएगी। सही है, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, हर मंथ। तो ये हर मंथ में कितना मनी जो है वो स्टीवन अपने ऊपर खर्च कर सकता है। 40,000 उसने पूरे साल के अंदर इतने डॉलर्स कमाए, उसमें से 2176 उसने इनकम टैक्स में पे कर दिया। बाकी जितनी जो अमाउंट बच गई, वो सारे के सारे अमाउंट स्टीवन अपने ऊपर खर्च कर सकता है, अपने ऊपर जो है वो यूज कर सकता है अपने लिए। सही है। बट ये जो अमाउंट आएगी $40,000, ये टोटल अमाउंट उसने अर्न किए, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 2176 डॉलर्स माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो अमाउंट आएंगे, जो डॉलर्स आएंगे बेटा, ये पूरे साल के अंदर उसने आफ्टर टैक्स कितने अर्न किए हैं। सही है, 40,000 बिफोर टैक्स था, तो टैक्स कटने के बाद कितना अर्न किया है? तो सिंपल हम 40,000 माइनस 2176 कर देंगे, 2176। तो आंसर आ गया बेटा डॉलर्स 37,824। सही है। तो टैक्स की डिडक्शन के बाद कितने डॉलर्स बच गए? 37,824 डॉलर्स बच रहे हैं, और ये अपने लिए यूज करेगा। लेकिन ये पूरे ईयर का है। हमसे पार्ट बी के अंदर ईच मंथ, हर एक महीने के लिए पूछा गया है कि हर एक महीने में वो अपने ऊपर या अपने जो है वो यूज के लिए कितने डॉलर्स खर्च कर सकता है, कितना मनी जो है वो अपने यूज में ला सकता है वो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 37,824 डॉलर्स है, ये पूरे ईयर के है ना, पूरे एक साल के हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से, क्योंकि 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो हमें हर एक मंथ के अंदर पता चल जाएंगे कि ये कितने डॉलर जो है वो इसको अर्न हो रहे हैं आफ्टर टैक्स। सही है। तो 37,824 डिवाइड बाय 12, जैसे आपने 12 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया? डॉलर्स 3152। ये आंसर हो गया पार्ट बी का। तो 3152 डॉलर जो है वो ये अर्न कर रहा है आफ्टर टैक्स, टैक्स कटने के बाद, टैक्स डिडक्शन के बाद। सही है। लेकिन ये पर मंथ है, पर मंथ में इतने डॉलर्स अर्न कर रहा है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 11 में? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या बोल रहा है? द फाइंड द टोटल बिल फॉर द फॉलोइंग गोल्फ इक्विपमेंट। आप गोल्फ के डिफरेंट इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, तो उसका टोटल बिल कितना बनेगा, कितने डॉलर्स टोटल बिल बन रहा है, ये आपने फाइंड करना है, ये बताना है। अच्छा, आप सबसे पहले क्या खरीद रहे हो? 5 गोल्फ क्लब्स एट 18.65 ईच। सही है ना, गोल्फ के क्लब्स ले रहे हो। सही है। एक कितने का है? डॉलर्स
18.65 का एक है और आप कितने परचेस करोगे 5, तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5। जैसे ही आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 18.65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया, $93.25। सही है। तो आप जो है वो 93.25 जो है वो डॉलर्स क्या कर रहे हो, अपने यूज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो किस पे, किसके ऊपर, 5 गोल्फ क्लब को परचेस करने के लिए। सही है। इसी तरह 60 गोल्फ की आप बॉल्स ले रहे हो। सही है। 60 गोल्फ की बॉल्स लोगे एट $16.50 पर डजन। पर डजन का बेटा प्राइस कितनी है, $16.5। एक बॉल की प्राइस नहीं है, गोल्फ की सिंगल बॉल की या वन बॉल की प्राइस नहीं है, ये पर डजन बॉल्स की प्राइस है। सही है। और आपको पता है वन डजन के अंदर, एक डजन में, वन डजन में आपके पास कितनी बॉल्स आएंगी, 12। सही है ना, डजन में 12 होता है। अच्छा, तो बेटा 60 गोल्फ बॉल्स लिए, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 60 गोल्फ बॉल्स जो है वो कितने डजन बनता है। तो सिंपली 60, और आपके पास सर जो है टू। वो 2 क्यों बनेगा, नहीं, 60 गोल्फ बॉल्स परचेज की और वन डजन के अंदर कितनी बॉल्स आएंगी, 12। तो 60 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। 60 डिवाइड बाय 12 करोगे, आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब आप 60 बॉल्स या फिर 5 डजन ऑफ गोल्फ बॉल्स परचेज कर रहे हो। और पर डजन की कॉस्ट कितनी है, $16.5, और आपने कितने डजन परचेज किए हैं, 5। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल 60 गोल्फ बॉल्स परचेज अगर आप कर रहे हो तो कितने डॉलर्स आपको उसके ऊपर यूज करने पड़ेंगे। 16.5 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तो डॉलर्स 82.5 आप यूज करोगे 60 गोल्फ की बॉल्स को परचेज करने में। सही है। इसी तरह 1 पेयर ऑफ गोल्फ शूज, ये जो आपके पास शूज बने हुए ये रहे गोल्फ के शूज, आपने एक पेयर भी लेना है। सही है। एट कितने डॉलर्स का है, $75.8। तो आपने जो है वो एक पेयर ऑफ गोल्फ शूज ले लिया। ये पेयर की प्राइस है। सही है ना, ऐसा नहीं है कि सिंगल आपके पास शू की प्राइस होगी, नहीं, जब भी आप कोई भी शूज खरीदते हो या कोई भी आप जो है वो किसी भी टाइप के शूज, सैंडल्स, कुछ भी खरीदोगे, कुछ भी परचेस करोगे, तो आपको पेयर की प्राइस बताई जाती है, सिंगल पीस की नहीं बताई जाती। सही है। तो एक ही पेयर आपने गोल्फ के शूज लेना है, उसकी प्राइस डायरेक्ट गिवन दी हुई है कितनी, 75.80। सही है। आपने टोटल बिल निकालना है, तो आपने तीन चीजें खरीदी है, एक गोल्फ क्लब्स, गोल्फ बॉल्स और गोल्फ शूज। तो इन तीनों की जितने जितने खरीदी अमाउंट में सबकी आपने टोटल प्राइसेस निकाल लिए ऑलरेडी। गोल्फ क्लब्स क्लब्स की भी टोटल प्राइस निकाल ली, गोल्फ बॉल्स की भी निकाल लिए, गोल्फ शूज का एक ही पेयर है तो उसकी ऑलरेडी जो प्राइस है वही टोटल प्राइस भी होगी। अब टोटल बिल कितना बन रहा है, तो इसके लिए आप इस सारे प्राइसेस को ऐड कर दो। 93.25 प्लस 82.5 प्लस 75.80। जैसे ही आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास आपका टोटल बिल बन जाएगा। तो आपने लिखा 82.5 प्लस 93.25 प्लस 75.80, तो कितना बिल बन रहा है, कितने डॉलर्स का, 251.55। लेकिन आप सिर्फ इतनी अमाउंट पे नहीं करोगे, टैक्स भी तो देना है ना। जो चीज भी आप खरीदते हो, आप हर एक चीज के ऊपर सेल टैक्स देते हो। सही है। या जीएसटी देते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देते हो। सही है। या तो सेल्स टैक्स देते हो या फिर जीएसटी आपने देनी होती है। सही है। ऐसे नहीं है कि आप विदाउट टैक्स कोई भी चीज परचेस कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एंड में लिख रहा है सेल टैक्स एट 15%, जो टोटल कॉस्ट है उस पे 15% सेल टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सही है। कितना टैक्स ऐड होगा, 15%। सही है। मतलब आपके ये जो टोटल अमाउंट बनी है $251.55, ये तो पे करनी है, फर्दर 15% और आपने जो है वो पे करना है। सही है। अगर आपने ये सारी चीजें परचेस करनी है तो क्यों, क्योंकि 15% आपके पास क्या है, सेल टैक्स है, जो टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। अच्छा, टैक्स कितना है, 15%, परसेंटेज 15% क्या है, आपने पे करना है, आपने ऐड करके पे करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। आपने 100% अमाउंट पे नहीं पर करनी, बल्कि 15% और पे करनी है। सही है। तो आपके पास ये परसेंटेज इंक्रीज का एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो आपको बेटा क्या निकालना है, इस अमाउंट का 15% एड होने के बाद क्या आंसर आएगा। तो आपने क्या किया, जब भी परसेंटेज चेंज होता है, इंक्रीज होता है, तो आप जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है जितनी भी वैल्यू, आप उसको 100% में ऐड करते हो, ऐसे ही करते हो। तो 15% प्लस 100% कितना हो गया, 115%। इसका मतलब है आपकी जो टोटल कॉस्ट आई, जो टोटल बिल बनेगा उसमें
उस अमाउंट का आप 100% पे नहीं करोगे, बल्कि 115%, 115% ऐड करोगे, 115% ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि 15% आपके पास क्या है, टैक्स है, सेल्स टैक्स है। तो 251.55 मल्टीप्लाई किससे होगा, 115% से। तो 251.55 मल्टीप्लाई 115 परसेंटेज हटाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। तो जैसे ही आप बेटा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। 251.55 मल्टीप्लाई 115 और डिवाइड बाय 100। तो बेटा आंसर आ रहा है आपके पास, कितने डॉलर्स आपने पे करने हैं, टोटल बिल कितने डॉलर्स का बन रहा है, 289.2825। तो आपने इतने डॉलर्स टोटल पे करने हैं। सही है, अगर आप ये सारी चीजें गोल्फ की परचेस करना चाहते हो तो। सही है, उसमें टैक्स भी ऐड हो गया है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 12 के बाद 13 और 14, लास्ट टू क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, एक इक्वेशन गिवन है, t इक्वल टू के एक्स ओवर वाई, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टी। टी कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है व्हेन के एक्स एंड वाई ऑल इंक्रीजेस बाय 20%। के एक्स और वाई ये तीनों अगर 20% इंक्रीज हो, ऑल बोला है ना, के भी 20% इंक्रीज हो रहा है, एक्स भी 20% इंक्रीज हो रहा है, और वाई भी 20% इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास बेटा ये के कितना टी, ये कैपिटल टी कितना परसेंट इंक्रीज होगा। सही है, पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास के एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यूज गिवन नहीं दी हुई। जब भी इनिशियल वैल्यूज गिवन नहीं होती तो हम 100 लेते हैं। सही है, तो के की भी इनिशियल वैल्यू 100 है, एक्स की भी वैल्यू 100 लेते हैं, और वाई की भी वैल्यू 100 लेते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, मैं 100 लेट करता हूँ, मुझे वो आसान वैल्यू लगती है, आसान नंबर लगता है। अच्छा बेटा, के इनिशियली है 100, 20% ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, 20% इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, के हो गया आफ्टर इंक्रीज 120%। सही है ना, 100 में 20% अगर ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, 120%। सही है ना, क्योंकि आपके पास 100 का 20% कितना बनेगा, 20, और 20 जो अमाउंट है वो 100 में ऐड होने के बाद 120 हो जाएगा। सही, तो आपके पास जो है वो क्या हुआ, ये के जो है वो 20% ऐड होने के बाद 120 वैल्यू हो गई। इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100 थी, और 20% ऐड होने के बाद 120 हो गई। इसी तरह एक्स की भी इनिशियल वैल्यू क्या है, 100 है, लेकिन 20% ऐड होने के बाद ये भी क्या हो जाएगी, 120%, 120 हो गई। वाई की वैल्यू जो है वो भी बेटा इनिशियली मैंने लेट कर ली, 100 ही है, तो 20% ऐड होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद, 20% इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू हो गई 120। सही है। अच्छा, तो अब मुझे ये पता करना है कि टी कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो टी इक्वल टू के की न्यू वैल्यू क्या है, 120, मल्टीप्लाई एक्स की न्यू वैल्यू है 120, डिवाइड में वाई की न्यू वैल्यू है 120। 120 से 120 कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आ गई, 120। इनिशियल टी की क्या वैल्यू थी, नहीं गिवन थी, हमने 100 कंसिडर कर ली, तो टी की इनिशियल वैल्यू थी आपके पास 100। तो 100 से जो है वो बेटा टी की फाइनल वैल्यू क्या हो गई, चेंज होके क्या आ गई, वैल्यू 120। तो इसका मतलब टी कितना इंक्रीज हुआ है, जब के की वैल्यू इनिशियल 100 आपने लेट की, एक्स की, वाई की, और 20% इंक्रीज होने के बाद वो 120 बन रही है। तो अगर टी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू, न्यू वैल्यू आफ्टर इंक्रीज होने के बाद 120 आ रही है, तो इसका मतलब इनिशियल कितनी थी, 100। इनिशियल 100 है और न्यू वैल्यू 120 है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया टी, टी भी कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 20%। टी कितना इंक्रीज हो रहा है, टी कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 20%। सही है, एक तरीका तो इसका ये था करने का। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, सिंपली के कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%, मल्टीप्लाई एक्स, एक्स भी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है आपके पास, 20%, डिवाइड में वाई, वाई भी कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। तो 20% से 20% कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आ गई, टी भी कितना इंक्रीज होगा, 20%। टी भी कितना इंक्रीज होगा, 20%। सही, ये आपके पास इसलिए डायरेक्ट भी ऐसे हो सकता है आसानी के साथ, क्योंकि इसमें परसेंटेज तीनों जो तीन क्वांटिटीज है, तीन अल्फाबेट से वो इंक्रीज हो रहे हैं, सेम सेम वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं, 20%, 20%, 20%।
और दूसरा यहाँ पे आपके पास दो अल्फाबेट्स, दो मल्टीप्लाई हो रहे थे और तीसरे के साथ डिवाइड हो रहे थे, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो फिर थोड़ा आपके पास ये डिफिकल्ट हो सकता है, फिर आपको जैसे अपने पहले क्वेश्चंस किए बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ग्रीन ग्रोसर से सेल्स अ मेलन एट अ प्रॉफिट। एक आपके पास जो है एक स्टोर है, ग्रीन ग्रोसर है, वो क्या कर रहा है, एक मेलन सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको? प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 37 1/2%। ये 37 1/2%। तो 37 1/2 क्या होता है? 37 + 1/2। 37 + 1/2 क्या होता है? 0.5। तो 37 में 0.5 ऐड करो, 37.5%। सही है। तो आपके पास प्रॉफिट कितना हो रहा है मेलन सेल करने के ऊपर? 37.5% ऑन द प्राइस ही पेज फॉर इट। उस प्राइस के ऊपर जो उस क्या कहते हैं पर्सन ने, जो उस ग्रीन ग्रोसर का जो ओनर है, जो भी उसको सेल कर रहा है, उसने जिस प्राइस के ऊपर, जिस क्या कहते हैं कॉस्ट के ऊपर उसने खरीदा है, जिस प्राइस के ऊपर उसने परचेज किया था। सही है, पहले मेलन उसने खरीदा और फिर आगे सेल किया है। तो जिस प्राइस के ऊपर उसने पहले परचेज किया है, खरीदा है, उस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 37.5%। सही है। तो जिस प्राइस पे वो खरीद रहा है वो सिंपली आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस है। सही है बेटा। और जिस प्राइस पे वो सेल कर रहा है आप उसको बोल सकते हो ये सेलिंग प्राइस है या सेल प्राइस है। सही है। अच्छा, अच्छा बेटा, याद रखो अगर आपके पास सेल प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस क्या है? ग्रेटर, और कॉस्ट प्राइस क्या है? स्मॉलर, तो प्रॉफिट होता है। सही है। अगर आप कोई चीज कम में खरीदो और उसको ज्यादा में बेचो, कॉस्ट आपके पास एक पर्टिकुलर चीज की, मेलन की कॉस्ट प्राइस कंसिडर कर लेते हैं $100 है। नहीं, 100 बहुत ज्यादा हो गई, $10 है। और उसको मैं सेल कर रहा हूँ $12 पे, तो मुझे $2 का प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, अगर मैं यही मेलन $10 का मैंने खरीदा, लेकिन मैं उसको सेल $10 से ज्यादा या $10 पे नहीं कर पाया, मैंने उसको $9 में किया या $8 में किया, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम थी, तो अब मुझे प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? लॉस होगा। सही है, $1 का या $2 का जितना भी लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होता है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी। सही है। अच्छा, अब हमें क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज द रेशो? आपने रेशो निकालना है किसका? ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। एक रेशो बनाना है। रेशो में क्या होता है? ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम क्वांटिटीज आती है। सही है। तो यहाँ पे ये रेशो फाइंड करने को बोल रहा है, रेशो बनाने को बोल रहा है, तो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटीज होगी। देखो, ऊपर क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। रेशो बनाना है, ऊपर हो इस मेलन की कॉस्ट प्राइस और नीचे डिनोमिनेटर में होनी चाहिए सेलिंग प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर भी प्राइस है नीचे भी प्राइस है, दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी सेम है, रेशो बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। सही है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है? 100 है। सही है। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? कितना प्रॉफिट हुआ है? 37.5%। तो सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में 37.5% इंक्रीज हो जाएगा। सही है। तो आपके पास जो है बेटा 100 में कितने डॉलर्स इंक्रीज हो जाएंगे? कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपके पास? ऐसे ही है ना। 37.5% अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप कोई भी चीज 100 की खरीदते हो, वो डॉलर है या कोई भी आपके पास करेंसी है, तो वो कितने में सेल होगी? सिंपल, आप बोलोगे सर 137.5 में। सही है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? आपने अपनी मर्जी से लेट की, क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं दी हुई, तो आपने आसान वैल्यूज लेट करनी है, 100 कर लो कॉस्ट प्राइस। सही है। 100। तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 37.5% प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस आपके पास हो गई 137.5। आपने अब इस दोनों का, इन दोनों का रेशो निकालना है। आ जाओ, रेशो निकाल लेते हैं। ऊपर कॉस्ट प्राइस आएगी, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि रेशो में पहले ऊपर कॉस्ट प्राइस रखनी है 100, और डिवाइड में आपने क्या रखनी है? सेलिंग प्राइस। सही है। तो डिवाइड में क्या वैल्यू आएगी? 137.5। सही है, सेलिंग प्राइस आ गई। अब रेशो में बेटा आपके पास डेसिमल में आंसर नहीं होता, फ्रैक्शन में होता है। सही है। ऊपर भी आपके पास रेशो में क्या होना चाहिए? एक इंटीजर, और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो ये डेसिमल नंबर आ रहा है, इसमें से डेसिमल को खत्म करेंगे।
तो नीचे हो जाएगा 137, डेसिमल 1 डिजिट फॉरवर्ड मूव किया, 1375 हो गया। तो ऊपर 100 के बाद एक जीरो और ऐड हो जाएगा, ऊपर आ गया 1000। सही है। अब ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आंसर दे देंगे। 1000 और 1375 बेटा दोनों 7 के, सॉरी 5 के टेबल से, 5 वाले नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। 5 से कर दो। तो 1000 5 से डिवाइड अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, दोनों जीरो कॉपी, डिवाइड में। 13 नहीं आता 5 के टेबल में, बल्कि 10 आता है कहाँ पे? 2 पे। 3 कैरी हो गया। 37 नहीं आता, 35 आता है 7 पे। फिर 2 कैरी हो गया, 25 आता है 5 पे। फिर ये 200 और 275 फिर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपके पास जो है वो बेटा 205 के टेबल में आता है, 220 आता है 4 पे, और ये जीरो कॉपी, डिवाइड में। 275 5 के टेबल में 27 नहीं आता, बल्कि क्या आता है आपके पास? 25 5 पे, और फिर 2 कैरी हो गया। फिर 25 कहाँ पे आता है? 5 पे। सही है। तो ऊपर है 40 और डिवाइड में है 55। अभी फिर ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप पहली मर्तबा 25 से कैंसिल कर दो या बाद में 25 से भी कैंसिल कर दो। सही है। अच्छा। तो अब जो है वो ये 45 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, और 55 1 1। तो आपके पास रेशो क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना हो गया? 8, डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे? कोलन और 11। सही है, क्योंकि रेशो बोला है तो आंसर आप जो है वो रेशो की फॉर्म में दोगे, रेशो में कोलन होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशो है इस मेलन का जो सेल किया गया है? 8:11। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? परसेंटेज में कहीं भी कुछ भी, कोई भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी पूछना है? हाँ बोलो। नो सर। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, यहाँ पे आपके पास परसेंटेज का टॉपिक खत्म हो गया।